हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आज का हमारा टॉपिक है पॉलिटी वीवाईक्यू सीरीज में राज्य कार्यपालिका एवं विधायिका। क्या है? राज्य कार्यपालिका एवं विधायिका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 64 और 89(1) के तहत निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष या फिर राष्ट्रपति। तो कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। भारत के संविधान के अनुच्छेद 64 और 89(1) के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और यह पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यह पद लिया कहाँ से गया है उपराष्ट्रपति का पद? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के लिए जो उसकी आयु है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। यानी कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो आयु है वो 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। वह राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए पात्र होना चाहिए, लेकिन राज्यसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है उपराष्ट्रपति, जो राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है लेकिन राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, साथ ही किसी लाभ के पद पर कार्यरत न हो। और वर्तमान में उपराष्ट्रपति का वेतन जो है वो 4 लाख रुपए है, और भत्तों को छोड़कर। भारत के पहले उपराष्ट्रपति जो थे वो कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जो कि 13 मई 1952 से 12 मई 1962 तक रहे। भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या फिर केंद्रीय कानून मंत्री। तो भारत के महान्यायवादी की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और महान्यायवादी जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, ना ही कोई पद का समयकाल है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी का प्रावधान किया गया है, और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और केंद्र सरकार की सलाह पर की जाती है। भारत का महान्यायवादी देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। महान्यायवादी जो है वो देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है, और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। कर्तव्य और कार्य क्या होते हैं उपराष्ट्रपति के? महान्यायवादी के ऐसे कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना जो राष्ट्रपति द्वारा उसे भेजे जाते हैं, कानूनी रूप से अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो उसे राष्ट्रपति द्वारा सौंपे जाते हैं, भारत सरकार की ओर से सर्वोच्च न्यायालय या फिर किसी उच्च न्यायालय में उपस्थित होना, संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में किए गए किसी भी संदर्भ में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना। अगला क्वेश्चन है, भारत की राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन हैं? तो भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति। तो राज्यसभा के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं, पदेन सभापति होते हैं, वो उपराष्ट्रपति होते हैं। तो ए सही हो जाएगा, उपराष्ट्रपति होते हैं। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, और भारत के संविधान का अनुच्छेद 63 यह उपबंध करता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो ये कहा गया है 63 में। अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89 यह उपबंध करते हैं कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। क्या होगा? तो 64 और 89 के यह उपबंध करते हैं कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। लाभ का पद धारण नहीं करेगा। संवैधानिक व्यवस्था में उपराष्ट्रपति पद का धारक कार्यपालिका का भाग है। इसका कार्यपालिका का भाग है, परंतु राज्यसभा के सभापति के रूप में वह संसद का भाग है। और इस प्रकार उपराष्ट्रपति की दोहरी भूमिका होती है। उपराष्ट्रपति की जो है वो दोहरी भूमिका होती है, और वह 2 अलग अलग और पृथक पद धारण करता है। उपराष्ट्रपति एक तरफ वो उपराष्ट्रपति है और दूसरी तरफ वो राज्यसभा के पदेन सभापति है। तो इस प्रकार 2 पृथक पृथक पद धारण करता है उपराष्ट्रपति।
अगला क्वेश्चन है, भारत के राज्य विधानसभाओं का चुनाव कौन आयोजित कराता है? तो राज्य विधानसभाओं का जो चुनाव है, राज्य विधानसभाओं का, तो भारत के निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग, राज्य के राज्यपाल या राज्य उच्च न्यायालय। तो राज्य विधानसभाओं का जो चुनाव है वो भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। किसके द्वारा? भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। भारत का चुनाव आयोग भारत संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं के प्रशासन के लिए जिम्मेदार एक स्वायत्त संवैधानिक, क्या है? स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है। और यह निकाय भारत में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं और देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यालयों के चुनावों का प्रशासन करता है। और राज्य चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संगठन है जो 3 प्रकार के ग्रामीण स्थानीय निकाय और 4 प्रकार के शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव को आयोजित कराता है। किसे? 3 प्रकार के तो ग्रामीण स्थानीय निकाय और 4 प्रकार के शहरी स्थानीय निकाय के चुनाव को आयोजित कराता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में राज्यों को आवंटित सीटें निम्नलिखित में से किस पर आधारित होती हैं? तो राज्यसभा में राज्यों को जो आवंटित सीटें होती हैं वो निम्नलिखित में से किस पर आधारित होती हैं? तो प्रत्येक राज्य के प्रजनन दर, प्रत्येक राज्य के प्रति व्यक्ति आय, प्रत्येक राज्य के जन्म दर या प्रत्येक राज्य की जनसंख्या। तो किस पर आधारित होती हैं? तो प्रत्येक राज्य की जनसंख्या पर आधारित होती हैं, जनसंख्या पर आधारित होती हैं। संविधान की 4थी अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों यानी कि दिल्ली और पुडुचेरी को राज्यसभा में सीटों के आवंटन का प्रावधान है। और सीटों का जो आवंटन है वो प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। राज्यों के पुनर्गठन और नए राज्यों के गठन के परिणाम स्वरूप राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आवंटित राज्यसभा में निर्वाचित सीटों की जो संख्या है 1952 से समय समय पर परिवर्तित होती रही है। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधान परिषद बनाने या फिर समाप्त करने का अधिकार किसके पास होता है? तो राज्य विधान परिषद बनाने या समाप्त करने का जो अधिकार है वो किसके पास होता है? राज्य विधानसभा, भारत की संसद, भारत के राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल। तो विधान परिषद बनाने या समाप्त करने का जो अधिकार है वो संसद के पास होता है। संसद ही इसको समाप्त कर सकती है, बना सकती है। तो राज्य विधान परिषद बनाने या समाप्त करने का जो अधिकार है वो किसके? संसद के पास होता है। और संविधान के अनुच्छेद 169, 177, 169 से 77 तक राज्यों में विधान मंडलों से संबंधित प्रावधान दिए गए। राज्यों में विधान मंडलों से संबंधित जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 169 से 177 तक है। और 169 में संसद को विधान परिषद के गठन अथवा विघटन करने का अधिकार है। किसमें? 169 में कहा गया है कि संसद जो है वो राज्य विधान परिषद का गठन कर सकती है और उसका विघटन भी कर सकती है, अधिकार दिया गया है। और अनुच्छेद 171 में विधान परिषद के संरचनाओं का उल्लेख है। और वर्तमान में भारत में 6 राज्यों में द्विसदनीय संरचना है। कितने? 6 राज्यों में है द्विसदनीय संरचना, यानी कि जहाँ पे विधान परिषद भी हो और विधानसभा भी हो। द्विसदनीय का मतलब विधान परिषद और विधानसभा दोनों हो। तो वो 6 राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना। और शेष 22 राज्यों में एक सदनीय संरचना है, यानी कि केवल क्या है? विधानसभा है, विधान परिषद वहाँ पर नहीं है। और उनके पास केवल विधानसभा है लेकिन विधान परिषद नहीं है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं? तो कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं? 403, 396, 420 या फिर 346। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में जो है 403 निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो लोकसभा में उत्तर प्रदेश सीटों की संख्या तो 80 है, राज्यसभा में 31 है और विधानसभा में 403 है और विधान परिषद में तो 100 है। विधान परिषद में 100 है। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार निम्नलिखित में से किसे है? तो राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का जो अधिकार है वो किसे है? तो राज्य के महाधिवक्ता, राज्य के राज्यपाल और राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष
और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार महाधिवक्ता को होता है, राज्य महाधिवक्ता को होता है, जबकि केंद्र में महान्यायवादी को यह अधिकार होता है। राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार महाधिवक्ता और मुख्यमंत्री के पास होता है। और राज्यपाल का कार्य राज्य के सदनों को आहूत करना उसी प्रकार जैसे कि केंद्र में राष्ट्रपति द्वारा सदनों को आहूत किया जाता है तथा मुख्यमंत्री और मंत्रियों को शपथ दिलाने के साथ बनाए गए नियम पर अपनी सहमति व्यक्त करना होता है। संविधान के छठे भाग में अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य विधानमंडल का उल्लेख किया गया। राज्य विधानमंडल का उल्लेख कहाँ से कहाँ तक है? तो 168 से 212 तक है। अजय कुमार मिश्रा उत्तर प्रदेश के वर्तमान महाधिवक्ता, ये पुराना डेटा होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है? तो किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है? गुजरात, कर्नाटक, असम या फिर केरल। तो द्विसदनीय विधानमंडल कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक में है, जो अभी हमने ऊपर देखा भी था। गुजरात, असम और केरल में केवल विधानसभा है। कर्नाटक राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है। और राज्य विधान परिषद भारतीय राज्यों में लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है। सदस्य अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने जाते हैं और विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने जाते हैं। कैसे? अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा। कुछ सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। विधानसभा तथा विधान परिषद मिलकर विधानमंडल कहलाते हैं। विधानमंडल क्या है? तो विधानमंडल में दोनों सदस्य आते हैं, विधान परिषद भी आती है और विधानसभा भी आती है। द्विसदनीय विधानमंडल वाले अन्य राज्य ये ऊपर देखे भी है, एक बार फिर देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के रूप में है। भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश 36 में से 6 राज्यों में विधान परिषद है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने 2 या फिर अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने की सुविधा प्रदान करता है? तो एक ही व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने की सुविधा प्रदान करता है। तो 8वां संवैधानिक संशोधन, 10वां संविधान संशोधन और 7वें संवैधानिक संशोधन या फिर पहला संवैधानिक संशोधन। तो 7वां संवैधानिक संशोधन 2 या 2 से अधिक राज्यों में एक ही व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने की सुविधा प्रदान करता है। यानी कि एक राज्यपाल जो है वो किसी अपने पड़ोसी राज्य का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। दो या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। और ये बात कही गई है 7वें संवैधानिक संशोधन 1956 के द्वारा। 1956 का 7वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए जाने का प्रावधान को अपनाया गया है। और राज्यपाल एक राज्य का प्रमुख है, जैसे कि राष्ट्रपति गणराज्य का प्रमुख है और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे राज्य विधायिका के दोनों सदनों की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार होता है? तो राज्य के मुख्य सचिव, राज्य के महाधिवक्ता या राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या फिर राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष। तो कौन दोनों सदनों की कार्यवाही में बोल सकता है और भाग ले सकता है? तो राज्य का महाधिवक्ता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक महाधिवक्ता का प्रावधान किया गया है। इसका एक महाधिवक्ता का प्रावधान किया गया है और राज्यों में महाधिवक्ता को वही स्थान प्राप्त है जो संघ में भारत के महान्यायवादी को प्राप्त है। और महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। महाधिवक्ता जो है वो राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। अनुच्छेद 177 के अनुसार महाधिवक्ता को राज्य की विधानसभा में या फिर विधान परिषद वाले राज्यों में दोनों सदनों में बोलने और उनकी कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है, परंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं दिया गया है। किसका? मत देने का अधिकार नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के राज्यपालों के पारिश्रमिकों और सेवा शर्तों के बारे में कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? तो कानून बनाने का जो अधिकार है वो किसके पास है? केवल
राज्य विधायिका भारत के प्रधानमंत्री, संसद और राज्य विधायिका दोनों या फिर केवल भारतीय संसद। तो ये अधिकार जो है ये केवल भारतीय संसद के पास है। किसके? भारतीय संसद के पास है। राज्यों के राज्यपालों को पारिश्रमिकों और सेवा शर्तों के बारे में कानून बनाने का अधिकार संसद को अनुच्छेद 158 के तहत दिया गया है और इसके तहत राज्यपाल संसद के किसी भी सदन या फिर विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा और यदि कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उसकी सदन की सदस्यता समाप्त समझी जाएगी। और राज्यपाल के वेतन, भत्ते और उपलब्धियों का निर्धारण संसद विधि द्वारा करती है। संसद विधि द्वारा करती है राज्यपाल के वेतन भत्तों का निर्धारण। और वह निःशुल्क आवास का अधिकारी होता है तथा यदि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त कर दिया जाता है तो उसके जो वेतन भत्ते हैं, वेतन और भत्ते उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किए जाएंगे जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करता है। जो राष्ट्रपति आदेश देगा उसी प्रकार अनुपात में आवंटित कर दिए जाएंगे दोनों राज्यों के पास। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश से डैश सदस्यों को राज्यसभा के लिए चुना जाता है। तो कितने सदस्यों को राज्यसभा के लिए चुना जाता है? 40, 30 या फिर 31 या 45। तो उत्तर प्रदेश से 31 सदस्यों को जो है राज्यसभा के लिए चुना जाता है। राज्यसभा भारतीय संसद का क्या है? उच्च सदन है और राज्यसभा में कुल 250 सदस्य होते हैं जिनमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं जो कुछ विशेष क्षेत्रों से होते हैं, जैसे विज्ञान से, कला से, साहित्य से। तो इस प्रकार 12 सदस्यों को नामित किया जाता है, मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। और तथा 238 सदस्य राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं और राज्यसभा में सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं। कितने? 6 साल के लिए चुने जाते हैं जिनमें से 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल में सेवा निवृत्त होते हैं। और उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कुल सदस्यों की संख्या 31 है। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य के राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं? तो किसके प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं? तो राज्य के मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत के प्रधानमंत्री और भारत के राष्ट्रपति। तो भारत के राष्ट्रपति किसके तहत? तो भारत के राष्ट्रपति के तहत राज्यपाल अपने पद पर बने रहते हैं। और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए की जाती है, परंतु ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। अनुच्छेद 156(1) और अनुच्छेद 156(2) के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। अगला क्वेश्चन है, मूल संविधान में अनुच्छेद 153 में यह उल्लिखित था कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। क्या होगा? प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, किंतु 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा उसमें एक परंतु जोड़ दिया गया कि जिसके अनुसार एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है और राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत में किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम संभव सदस्यों की संख्या क्या है? तो अधिकतम संभव सदस्यों की संख्या कितनी है? 300 सीटें, 400 सीटें और 550 सीटें या फिर 500 सीटें। जो संभव अधिकतम संख्या होगी वो होगी 500 सीटें। अधिकतम संभव सदस्यों की संख्या 500 सीटें हो सकती हैं। विधानसभाओं की संरचना या गठन संबंधी प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 170 में वर्णित है। विधानसभाओं की संरचना या गठन संबंधी जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में है? तो 170 में वर्णित है। और 170 में यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रमुख निर्वाचन द्वारा चुने गए अधिक से अधिक 500 और कम से कम 60 सदस्यों से मिलकर बनेगी। अधिक से अधिक 500 और कम से कम 60 सदस्यों से मिलकर बनेगी। किंतु सिक्किम, मिजोरम तथा गोवा और पुडुचेरी क्या है? इसके अपवाद हैं, जिनकी विधानसभाओं की सदस्य संख्या क्रम से 32, यानी कि सिक्किम की 32 है और मिजोरम की 40 है और गोवा की भी 40 है, जबकि पुडुचेरी की 30 है। तो ये कुछ अपवाद हैं।
अगला क्वेश्चन है, राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है जो किसी राज्य में पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है। जो किसी राज्य में पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है। राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य के राज्यपाल, राज्य के मुख्यमंत्री या फिर भारत के राष्ट्रपति। तो कौन करता है? तो राज्य के राज्यपाल पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है। का गठन कौन करता है? जो कि राज्य वित्त आयोग करता है। और राज्य वित्त आयोग का गठन राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है, जो राज्य में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है। और राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल होता है, जो कि मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करता है। जिस प्रकार राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करता है, उसी प्रकार राज्यपाल भी राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करता है। और इसकी स्थिति राज्य में वही होती है जो कि केंद्र में राष्ट्रपति की होती है। और साथ में संविधान संशोधन 1956 के तहत एक राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों के लिए भी नियुक्त किया जा सकता है। और उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान राज्यपाल हैं, तो वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। कौन है? तो वर्तमान में आनंदीबेन पटेल हैं, श्रीमती आनंदीबेन पटेल। और राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के महाधिवक्ता को पद से हटाने की शक्ति किसके पास होती है? तो राज्य के महाधिवक्ता को पद से हटाने की जो शक्ति है, वो राज्य के राज्यपाल और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री। तो किसके पास होती है? तो राज्य के राज्यपाल के पास होती है। महाधिवक्ता को पद से हटाने की शक्ति महाधिवक्ता जो है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। राज्य के महाधिवक्ता को पद से हटाने की जो शक्ति है वो राज्यपाल के पास होती है। और राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 के तहत महाधिवक्ता को नियुक्त भी करता है। और उसका पारिश्रमिक भी कौन? तो राज्यपाल ही तय करता है। और महाधिवक्ता का पद राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहता है। और महाधिवक्ता जो है वो राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, जबकि महान्यायवादी केंद्र का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। और राज्य सरकार सभी कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम पर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिला योजना समिति। जिला योजना समिति की संरचना निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो जिला योजना समिति की जो संरचना है वो किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्य विधायिका, राज्य के राज्यपाल या फिर जिला समाहर्ता। तो किसके द्वारा जिला योजना समिति की संरचना निर्धारित की जाती है? तो राज्य विधायिका के द्वारा। किसके? राज्य विधायिका के द्वारा जिला योजना समिति की संरचना राज्य विधायिका द्वारा निर्धारित की जाती है। पंचायतों तथा नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की जाने वाली योजनाओं को समेकित करने और पूरे जिले की विकास योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने के लिए सरकार देश के सभी जिलों में एक जिला योजना समिति का निर्माण करती है। क्या करती है? एक जिला योजना समिति का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त को हटाने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? तो राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त को हटाने की जो शक्ति है वो राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के राज्यपाल, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री या फिर भारत के राष्ट्रपति। तो राज्यपाल के पास होती है। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त को हटाने की शक्ति राज्य के राज्यपाल के पास होती है। किसके? तो राज्य के राज्यपाल के पास होती है। और धारा 17 के उपधारा 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या फिर राज्य सूचना आयुक्त को राज्यपाल के आदेश द्वारा साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर उसके पद से तभी हटाया जाएगा जब उच्चतम न्यायालय में राज्यपाल द्वारा उसके किए गए निर्देश पर जांच के पश्चात यह रिपोर्ट दे दी हो कि यथास्थिति राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त को उस आधार पर हटा दिया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधायिका द्वारा पारित कुछ प्रकार के विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने का अधिकार किसके पास होता है? तो राज्य विधायिका के जो कुछ विधेयक हैं उन्हें आरक्षित करने का अधिकार तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के महाधिवक्ता या फिर राज्य के राज्यपाल,
तो ये अधिकार राज्य के राज्यपाल के पास होता है अनुच्छेद 201 में। राज्य विधायिका द्वारा पारित कुछ प्रकार के विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने का अधिकार राज्य के राज्यपाल के पास है। अनुच्छेद 201 के तहत जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख लिया जाता है, तब राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या रोक लेता है। तो तब वह बताएगा कि विधेयक पर अनुमति देता है या रोक लेता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष कौन हैं? तो भारत में अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष बारी बारी से मुख्यमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, भारत के राष्ट्रपति या फिर भारत के प्रधानमंत्री। तो भारत में अंतर्राज्यीय परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद का उपबंध किया गया है और इसके तहत राष्ट्रपति लोकहित में एक राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों की जांच करने और उन्हें सलाह देने और राज्य और संघ के सामान्य हित के विषयों के अन्वेषण और उन पर विचार विमर्श करने के लिए और इन विषयों पर समन्वय की सिफारिश करने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकता है। और अंतर्राज्यीय परिषद क्या है? एक संवैधानिक निकाय है। अंतर्राज्यीय परिषद एक संवैधानिक निकाय है जो कि 263 में आती है और इसे सहकारी संघवाद की अभिव्यक्ति भी कहा जाता है। कैसे? सहकारी संघवाद की। और इसका पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री व सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री तथा संघीय कैबिनेट के प्रमुख मंत्री होते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रीय विकास परिषद तथा सरकारिया आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1990 में किया गया था। किसकी सिफारिशों के आधार पर? तो सरकारिया आयोग की सिफारिशों के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, भारत में किसी भी राज्य के राज्यपाल पद पर नियुक्त सर्वप्रथम महिला कौन थी? तो सर्वप्रथम महिला किसी राज्यपाल के पद पर नियुक्त किसी भी राज्य में तो वह सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी, विजयलक्ष्मी पंडित, पद्मजा नायडू। तो कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी। सरोजनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को आंध्र प्रदेश राज्य के हैदराबाद में हुआ था। सरोजनी नायडू भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल बनी। उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल बनी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू राज्यपाल पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला थी और इनकी जो मृत्यु है वो इलाहाबाद में 2 मार्च 1949 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल पद पर रहते हुए हुई, जबकि उत्तर प्रदेश की पहली तथा भारत की किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री तो सुचेता कृपलानी थी। कौन थी? सुचेता कृपलानी थी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन विधान परिषद की ताकत के विषय में सही है? विधान परिषद की ताकत के विषय में सही है। विधान परिषद की कुल जो संख्या है वो विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? तो विधान परिषद की जो संख्या है वो विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए और द्विपक्षीय परिषद की कुल संख्या 40 से कम नहीं होनी चाहिए। 40 से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या है? दोनों ही बातें सही हैं। संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत विधान परिषद के गठन की व्यवस्था है और विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। क्या होता है? विधान परिषद जो है वो राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है और विधान परिषद भारत के 6 राज्यों में से संविधान के अनुच्छेद 171 के तहत किसी राज्य की विधान परिषद में राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक और 40 से कम सदस्य नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? 40 से कम सदस्य नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन है, राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने का अधिकार किसके पास है? तो राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, प्रधानमंत्री के पास है या फिर संसद के पास है या उस राज्य की विधानसभा के पास है। तो राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने का अधिकार संसद के पास है और सृजित करने का अधिकार भी संसद के पास है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद
69 में उल्लिखित किया गया है कि विधान परिषद के सृजन का अधिकार संसद को दिया गया है तथा इसके विघटन का अधिकार भी संसद के ही पास है। और यदि किसी राज्य की विधानसभा अपनी कुल संख्या के बहुमत तथा उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से संबंध में प्रस्ताव पारित करे। अगला क्वेश्चन है, राज्य के राज्यपाल विधान परिषद में कुछ ऐसे सदस्यों को नियुक्त कर सकते हैं जिन्हें कुछ विशेष क्षेत्रों में विशेष ज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुभव प्राप्त है। क्या है? विशेष ज्ञान अथवा एक विशेष अनुभव प्राप्त है, जैसे विज्ञान, साहित्य, कला, सहकारी आंदोलन। तो किस क्षेत्र से किया जा सकता है? तो ये चारों ही हो जाएंगे, सभी क्षेत्रों से। राज्य के राज्यपाल विधान परिषद में कुछ ऐसे सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं जिन्हें कुछ विशेष क्षेत्रों में विशेष ज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुभव प्राप्त होता है, जैसे विज्ञान, साहित्य, कला, सहकारी आंदोलन और सामाजिक सेवा। और यह सदस्य संख्या विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना? 1/6 भाग होता है। अगला क्वेश्चन है, किसके तत्वाधान में दिल्ली के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करते हैं? तो दिल्ली के मुख्यमंत्री किसके द्वारा शपथ दिलाई जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या फिर दिल्ली के उपराज्यपाल या लोकसभा अध्यक्ष। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री को जो शपथ है वो दिल्ली के उपराज्यपाल के तत्वाधान में दिलाई जाती है। दिल्ली के उपराज्यपाल के तत्वाधान में दिल्ली के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करते हैं तथा केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाया जाता है। कि केंद्र शासित प्रदेशों में जो शपथ दिलाया जाता है वो राष्ट्रपति द्वारा दिलाया जाता है। बाकी सभी राज्यों के मुख्यमंत्री पद की शपथ राज्यपाल दिलाता है। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र कितने साल है? किसका? विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 35 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या फिर 30 वर्ष। तो विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष है और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए भी 25 वर्ष है, जबकि विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष। विधानसभा का गठन अनुच्छेद 170 में दिया गया है और भारत के द्विसदनीय राज्यों में निचले सदन को विधानसभा तथा ऊपरी सदन को विधान परिषद कहा जाता है। निचले सदन को विधानसभा और ऊपरी सदन को विधान परिषद कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 173 के अनुसार विधानसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम योग्यताएं हैं, तो योग्यताएं किसमें दी गई हैं? विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 173 में है। वह भारत का नागरिक हो और कम से कम 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और ऐसी अन्य योग्यताएं रखता हो जो संसद द्वारा निर्मित किसी विधि द्वारा विहित की गई हो। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा या कौन से राज्य के राज्यपाल के अधिकारों के बारे में सही है? पी, वह किसी बिल पर अपनी सहमति रोक सकता है। क्यों? वह किसी भी अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए राज्य की आकस्मिकता निधि में से अग्रिम दे सकता है। तो ये दोनों ही बातें जो हैं सही हैं और हो जाएगा पी और क्यू दोनों ही सही हैं। राज्यपाल को राष्ट्रपति के अनुरूप कार्यकारी, विधायी और वित्तीय और न्यायिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। वह किसी बिल पर अपनी सहमति रोक सकता है। वह किसी भी अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए राज्य की आकस्मिकता निधि से अग्रिम दे सकता है और यह राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? तो राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों में आता है कि वह किसी आकस्मिक निधि में से अग्रिम दे सकता है किसी अप्रत्याशित व्यय के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार राज्य विधान परिषद के गठन का अधिकार किसे होता है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति या फिर राज्य की विधानसभा? तो यह अधिकार संसद को है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार राज्य विधान परिषद के गठन का अधिकार किसको है? संसद को है। राज्य विधान परिषद की स्थापना या विघटन, तो स्थापना भी और विघटन भी कौन? संसद द्वारा किया जाता है। तब करती है जब संबंधित राज्य की विधानसभा इस आशय का संकल्प जो है वो सदन के कुल सदस्य के बहुमत एवं उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का 2/3 संख्या से पारित कर दे और राज्य विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव को संसद साधारण विधेयक की भांति सामान्य बहुमत से पारित कर सकती है।
वर्तमान में कुल 6 राज्यों में उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा तेलंगाना में विधान परिषद क्या है, कार्यरत है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किसी भी राज्य का गवर्नर बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता होना जरूरी है। उसकी उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए, ये बात सही है। उसे संसद के किसी भी सदन या राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए राज्यपाल बनने के लिए, क्या, तो ये बात भी सही है। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, ये बात भी सही है। तो कौन सा जाएगा, तीनों ही सही हो जाएंगे। अनुच्छेद 157 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति के लिए 2 अहर्ताएं हैं। वह भारत का नागरिक हो, वह 35 साल की आयु पूरी कर चुका हो तथा उसे संसद के किसी भी सदन या राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए, वह सदस्य नहीं होना चाहिए। और राज्यपाल को जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, राज्यपाल को जन्म से नहीं, सॉरी ना, भारत का नागरिक होना चाहिए। हाँ, जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। राज्यपाल बनने कैसे, जन्म से ही, यानी कि बाद में नागरिकता ग्रहण की, जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। और 7वां संविधान संशोधन विधेयक 1956 के माध्यम से यह प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल को एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उल्लिखित विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या डैश से अधिक सदस्य और डैश से कम सदस्य नहीं होती है। तो किसे, 500 से अधिक और 60 से कम, 450 और 30, 30 और 300 और 30, 400 और 50। तो अधिकतम तो 500 होगी और कम से कम 60 से कम नहीं होनी चाहिए, लेकिन 4 राज्य इसका अपवाद भी हैं, पुडुचेरी, सिक्किम इसका अपवाद भी है। विधानसभा जनता के प्रतिनिधियों का सदन है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 500 व न्यूनतम 60 से कम नहीं होनी चाहिए। और 31वें संविधान संशोधन 1973 के तहत अनुच्छेद 81 में संशोधन किया गया और लोकसभा के सदस्यों की संख्या को कितना, 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी। कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी, तो 31वें संविधान संशोधन के द्वारा ये करा गया था। और याद रखना, ये इसको याद रखना क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चन बन चुका है कि कौन से संविधान के द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई है। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य विधान परिषद को बनाने या समाप्त करने के लिए राज्य विधानसभा को एक प्रस्ताव पारित करना होगा जिसे निम्न द्वारा समर्थित होना चाहिए। किसके द्वारा समर्थित होना चाहिए, सदन की बहुमत संख्या द्वारा, सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत द्वारा, यानी कि 2/3 बहुमत द्वारा। तो इसमें क्या हो जाएगा, दोनों ही बातें सही। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में राज्यों में विधान परिषदों के सृजन की विधि का वर्णन है, सृजन की विधि का वर्णन है। यदि किसी राज्य में विधान परिषद नहीं है तो उस राज्य की विधान सभा द्वारा इस आशय का संकल्प विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद की सदस्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। 1/12 सदस्यों का निर्वाचन एक ऐसे निर्वाचक मंडल से होता है जो उस राज्य में निवासरत किसी भी विश्वविद्यालय के स्नातकों से गठित हैं। और दूसरा है, 1/12 सदस्यों का निर्वाचन एक ऐसे निर्वाचक मंडल से होता है जिसमें उस राज्य में निवासरत न्यूनतम 3 वर्ष अनुभव सहित माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक होते हैं। तो इसमें सही हो जाएंगे, दोनों ही बातें क्या है, सही है। विधान परिषद की सदस्यता के संदर्भ में जो सही है, 1/12 सदस्यों का निर्वाचन एक ऐसे निर्वाचन मंडल से होता है जो उस राज्य में निवासरत किसी भी विश्वविद्यालय के स्नातकों से गठित हो। 1/12 सदस्यों का निर्वाचन एक ऐसे निर्वाचक मंडल से होता है जो उस राज्य में निवासरत और न्यूनतम 3 वर्ष तक अनुभव सहित माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक होते हैं। और 1/3 सदस्य जो है वो विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं और 1/3 सदस्य नगर पालिकाओं व जिला बोर्डों के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। और 1/6 सदस्यों का मनोनयन
राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। और इस समय भारत के 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है। बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में विधान परिषद है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के राज्यपाल के अधिकारों के संदर्भ में इनमें से कौन सा वक्तव्य सही है? विधानसभा द्वारा पारित किसी भी विधेयक पर वह अपनी स्वीकृति न देकर उसे राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए भेज सकते हैं। आपातकालीन शासन के दौरान राज्यपाल मंत्रिमंडल के सुझावों की अवहेलना कर सकते हैं अगर राष्ट्रपति ने इसके लिए उन्हें विशेष अनुमति दी हो। ये दोनों ही बातें गलत हैं। आगे देखते हैं एक्सप्लेनेशन। हाँ, तो ये ए और बी दोनों ही क्या होंगे? गलत हो जाएंगे। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है और राज्यपाल धन विधेयक के अतिरिक्त किसी विधेयक को पुनः विचार के लिए राज्य विधानमंडल के पास भेज सकता है। और राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए उन्हीं विधेयकों को आरक्षित करता है जो उच्च न्यायालय की शक्तियों का अल्पीकरण करता है। जबकि राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल केंद्र सरकार के अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है और स्पष्ट दिए गए विकल्पों में से कोई भी सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में द्विसदनीय विधायिका है? तो केरल, राजस्थान, तमिलनाडु या फिर बिहार। तो बिहार में द्विसदनीय विधायिका है। आंध्र प्रदेश, बिहार और कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश 6 राज्यों में विधान परिषद है। संविधान के अनुच्छेद 169, 171(1) और 172(2) में विधान परिषद के गठन का प्रावधान है और इसकी प्रक्रिया निम्न है, यानी कि विधानसभा में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव को संघीय संसद के पास भेजा जाता है और उसके पश्चात अनुच्छेद 171(2) के अनुसार लोकसभा एवं राज्यसभा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करती हैं और फिर उसके आगे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हेतु इस प्रस्ताव को उनके पास प्रेषित कर दिया जाता है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते ही विधान परिषद के गठन की मंजूरी मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो कितने राज्यों में? 11, 15, 22 या फिर 7। तो कितने राज्यों में है? तो विधान परिषद जो है वो 6 राज्यों में है, तो इनमें कोई ऑप्शन नहीं है। तो वर्तमान में 6 राज्यों में उत्तर प्रदेश में 100 सीटें हैं, कर्नाटक में 75 हैं और महाराष्ट्र में 78 हैं और बिहार में तो 75 हैं और आंध्र प्रदेश में 50 और तेलंगाना में 40 विधान परिषद विद्यमान है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में से किस राज्य की लोकसभा में केवल 1 सीट है? तो किस राज्य की लोकसभा में केवल 1 सीट है? तो मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय या फिर मणिपुर। तो मिजोरम की केवल 1 सीट है। मिजोरम राज्य में लोकसभा के लिए केवल 1 सीट है। मिजोरम राज्य में विधानसभा की सीट 40 निर्धारित की गई है। राज्य की विधि निर्माण शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो जिन राज्यों में द्विसदनीय विधायिका की व्यवस्था है वहां प्रस्तावित विधेयक राज्य के ऊपरी और निचले दोनों सदनों के द्वारा पारित होने चाहिए और जिन राज्यों में एक सदनीय विधायिका है की व्यवस्था है उनके लिए प्रस्तावित विधेयक राज्य के निचले सदन द्वारा तत्पश्चात राज्यसभा द्वारा पारित होने चाहिए। तो ऑप्शन देखते हैं आगे क्या है। तो ऑप्शन है तो केवल ए सही हो जाएगा क्योंकि 2 सदन है तो दोनों में ही पारित होने चाहिए। राज्यों के विधि निर्माण की प्रक्रिया में एक साधारण विधेयक विधानमंडल के किसी भी सदन में प्रारंभ हो सकता है और बहुसदनीय विधानमंडल व्यवस्था के अंतर्गत प्रारंभिक सदन से विधेयक के पारित होने के बाद इसे दूसरे सदन में विचारार्थ और पारित करने हेतु भेजा जाता है। जब विधानमंडल के दोनों सदन जो है वो मिलकर संशोधित कर पारित करते हैं तो इसे पारित माना जाता है। विधानसभा या द्विसदनीय व्यवस्था में दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद प्रत्येक विधेयक राज्यपाल के समक्ष स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। जिन राज्यों में एक सदनीय व्यवस्था है, क्या है? एक सदनीय व्यवस्था है, वहां प्रस्तावित विधेयक को विधानसभा में पारित होने के बाद राज्यपाल के पास भेज दिया जाता है और राज्यसभा में भेजने का कोई नियम नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में पहले यह कहा कि केंद्र के द्वारा राज्य सरकारों को राष्ट्रपति शासन 356 द्वारा खारिज किया जा सकता है? तो किसने कहा? कर्नाटक, तमिलनाडु, हरियाणा या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो बात अरुणाचल प्रदेश ने कही। नवाब रेबिया
और अन्य बनाम उप स्पीकर और अन्य 2016 SC के बाद में उच्चतम न्यायालय ने धारित किया कि राज्यपाल की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति शासन लागू कर राज्य की अरुणाचल प्रदेश की सरकार को बर्खास्त करना वैध है। क्या है? वैध है। अगला क्वेश्चन है, चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में डैश नियुक्ति की जाती है। किसकी नियुक्ति की जाती है? हरियाणा के राज्यपाल की, पंजाब और हरियाणा के वरिष्ठ प्रशासक की, या फिर पंजाब के राज्यपाल की या राष्ट्रपति की। तो किसकी की जाती है? तो पंजाब के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है और ये पंजाब एवं हरियाणा राज्य की राजधानी है। पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है चंडीगढ़। चंडीगढ़ शहर का प्रशासनिक नियुक्त किया जाता है। नियंत्रण तो प्रशासनिक जो नियंत्रण है वो भारत सरकार के गृह मंत्रालय के पास है। किसके? तो भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा प्रशासनिक नियंत्रण है। और वर्तमान में पंजाब का राज्यपाल ही चंडीगढ़ का प्रशासक होता है। चंडीगढ़ राज्य का प्रशासन संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत नियुक्त किए गए प्रशासक के अधीन कार्यरत है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1956 में मुख्यतः किन मानदंडों के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था? तो किन मानदंडों के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था? बाह्य एवं आंतरिक सुरक्षा, भौगोलिक समानता और संसाधन आवंटन, भाषागत और सांस्कृतिक एकरूपता, प्रशासन की सुविधा। तो 1956 में जो राज्यों का पुनर्गठन किया गया था वो भाषा और सांस्कृतिक एकरूपता में किया गया था। भाषागत एवं सांस्कृतिक एकरूपता के आधार पर सन 1956 में राज्यों का पुनर्गठन किया गया और इसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश लोकसभा में डैश सीटों का योगदान करता है? 60, 70, 80 या फिर 90। तो उत्तर प्रदेश लोकसभा में कितनी सीटों का योगदान करता है? तो 80 सीटों का योगदान करता है, जबकि राज्यसभा में 31 का करता है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें और राज्यसभा की 31 सीटें आवंटित हैं, जबकि उत्तर प्रदेश विधानसभा एवं विधान परिषद में सीटें तो विधानसभा में 403 और विधान परिषद में 100 हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत बताना है। क्या बताना है? गलत। राज्यपाल राज्य की विधान परिषद का स्थगन कर सकता है। राज्यपाल राज्य की विधान परिषद का स्थगन कर सकता है। राज्यपाल राज्य की विधानसभा का स्थगन कर सकता है। राज्यपाल राज्य की विधानसभा का स्थगन कर सकता है। राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है। ये बात गलत है। और राज्यपाल राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है। राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है। बाकी सब सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। अनुच्छेद 171 के अनुसार राज्य विधान परिषद राज्य का उच्च एवं स्थायी सदन है और इसकी सदस्य संख्या कम से कम 40 और अधिक से अधिक विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या 1/3 होती है। राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग नहीं कर सकता, किंतु राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, डैश की नियुक्ति भारत के राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, महाधिवक्ता, राज्यपाल और महान्यायवादी। तो महाधिवक्ता की जो नियुक्ति है, किसकी? महाधिवक्ता की, वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती, ये राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्य में 2 स्थिति महाधिवक्ता की होती है। वह स्थिति केंद्र में महान्यायवादी की, अटॉर्नी जनरल की होती है और संविधान के अनुच्छेद 167 के तहत राज्य सरकार के विधिक सलाहकार महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु का मुख्यमंत्री कौन है? तो तमिलनाडु का मुख्यमंत्री, ये उस वक्त का न्यूज़ करंट का क्वेश्चन होगा, तो छोड़ देते हैं। 415 भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए जो आयु है वो है 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या फिर 35 वर्ष। तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। भारत का प्रधानमंत्री बहुमत दल का नेता तथा मंत्री परिषद का सदस्य होता है। भारत का जो प्रधानमंत्री है वो बहुमत दल का नेता तथा मंत्री परिषद का सदस्य होता है, अर्थात वह राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य होता है। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी? तो न्यूनतम 30 वर्ष
30 वर्ष तथा लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष निर्धारित है। और स्पष्ट है कि भारत का जो प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या फिर मुख्य न्यायाधीश। तो कौन करता है? तो करता है राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है राज्यपाल। संविधान के अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। क्या होगा? एक राज्यपाल होगा और एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। और ये बात किसमें कही गई है? तो 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा ये प्रावधान कर दिया गया है कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्य की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और कोई व्यक्ति राज्यपाल बनने के लिए तभी योग्य होगा जब वह भारत का नागरिक हो तथा 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। अनुच्छेद 156 में कहा गया है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और इसकी शर्त के अधीन है कि उसका कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है। कितना? तो 5 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। तो किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? 213, अनुच्छेद 123 और 313 और 413 में। तो राज्यपाल को यह शक्ति 213 में प्राप्त है, जबकि राष्ट्रपति को यह 123 में है। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213 में वर्णित है और राज्यपाल किसी अध्यादेश को तभी जारी कर सकता है जब विधानसभा सत्र में न हो या फिर केवल एक सदन सत्र में हो, क्योंकि विधेयक का दोनों सदनों द्वारा पारित होना जरूरी है और इनके द्वारा जारी अध्यादेश की शक्ति राज्य विधानमंडल द्वारा जारी अधिनियम के समान होती है और यह अध्यादेश राज्य विधानमंडल का सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के बाद समाप्त हो जाएगा। यदि राज्य विधानसभा इस अध्यादेश को अस्वीकृत कर दे तो समय से पहले भी अध्यादेश समाप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500, 560, 445 या फिर 500। तो राज्य विधानसभा के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या होगी वो होगी 500। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार, किस अनुच्छेद? तो 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाता है। कैसे? प्रत्यक्ष निर्वाचन। 500 से अधिक नहीं होने चाहिए और 60 से कम सदस्यों से मिलकर बनेगी।